नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो ग्रामर सेक्शन है संधि और उसके प्रकार, उसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम इस पार्ट में संधि और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, अब हम संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। संधि के कुल 3 प्रकार माने गए हैं। उसमें जो पहला प्रकार है वो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। अब इसमें हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दो स्वर पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर इसे समझने का प्रयत्न किया गया है। जैसे कि लाभ प्लस अलाभ यानी कि लाभालाभ। इस उदाहरण में अ प्लस अ बराबर आ यानी कि स्वर है। कवि प्लस इंद्र यानी कि कविंद्र। तो दो छोटी ई बनकर एक बड़ी ई का उच्चारण होता है। आगे का एग्जाम्पल है रेखाकृति, यानी कि रेखाकृति के अंदर आ प्लस आ यानी कि आ का उपयोग हुआ है। आगे का एग्जाम्पल देवीच्छा, यानी बड़ी ई और छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई बनी है। महा प्लस ईश यानी कि आ प्लस बड़ी ई बनकर ए स्वर का उच्चारण होता है। सिंदूरमी यानी कि ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर एक बड़ा ऊ बनता है। महाऔषधि, तो इसमें भी आ और ओ मिलकर औ बनता है। सदैव, तो इसमें भी आ और ए मिलकर ऐ बनता है। ए, ऐ, ओ और औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उनकी जगह क्रमशः ऐ, आव, औ और आव होता है। जैसे कि हम देखें उदाहरण के रूप में, तो पौ प्लस अक बराबर पावक। तो इसको हम समझेंगे प प्लस आव प्लस अक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि बो प्लस अन यानी कि भवन। तो ब प्लस औ प्लस अन यानी कि भवन। गय प्लस अक यानी गायक। ग प्लस आई प्लस अक। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए, आई, ओ, औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उनकी जगह क्रमशः ऐ, आई, औ और आव होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्वर के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम आगे का प्रकार देखने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो प्रकार है संधि का वो है व्यंजन संधि। यहाँ हम व्यंजन संधि को इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अघोष व्यंजन। तो इस व्यंजन में जब वर्ण का उच्चारण होता है तो उस समय हमें थोड़ी कठोरता महसूस होती है। जैसे कि देखें तो हम क, ख, च, ट, ठ, त, थ, प, फ ये सब अघोष व्यंजन हैं। दूसरा है घोष व्यंजन। तो
इस व्यंजन में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें उसमें थोड़ी मृदुता महसूस होती है। जैसे कि ग, ग, अंग, ज, झ, न, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म, ये जो है घोष व्यंजन हैं। अब हम आगे का जो प्रकार है उसके बारे में हम देखने का प्रयत्न करेंगे, जो है अंतस्थ व्यंजन। तो अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखें तो इस व्यंजन में यानी कि इसमें वर्ण का जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है। जैसे कि य, र, ल और व, ये जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। आगे का जो व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में एक प्रकार की सुरसुराहट होती है, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। अब हम व्यंजन संधि के कुछ नियमों को उदाहरण के साथ देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि इसमें पहला जो है उत प्लस घाटन यानी कि उद्घाटन, जगत प्लस ईश्वर यानी कि जगदीश्वर, सत प्लस दर्भ यानी कि सद्दर्भ। अब हम यहाँ देखें कि त के बाद कोई स्वर, घोष, व्यंजन या य, र, ल, व आए तो त के बदले वहाँ द हो जाता है। इन उदाहरणों में त के बाद बड़ी ई, घ और द आए हैं, इसलिए नियम अनुसार त का द हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि सतधर्म यानी कि सदधर्म। दूसरा नियम है जिसे हम संधि के द्वारा देखेंगे, उत प्लस हार यानी कि उद्धार, उत प्लस श्वास यानी कि उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट यानी उच्छिष्ट। यहाँ पर त या द के बाद श आए तो त या द का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। इसलिए यहाँ उत प्लस हार में त का द हो गया तथा ह का यानी कि ह का द होकर उद्धार हुआ। तो इस प्रकार ये दो नियम देखे। तीसरा नियम जो है वो इस प्रकार है, तत् प्लस मय बराबर तन्मय, वाक प्लस मय बराबर वांगमय, जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ। अब हम इन तीन संधि के द्वारा उसका नियम देखेंगे कि यहाँ पर क, त, प, ट और च के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो इनके स्थान पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। जैसे कि इन उदाहरणों में हम देखें तो क के बाद म तथा त के बाद म और न अनुनासिक व्यंजन आए हैं। अब इसीलिए यहाँ पर क का अंग तथा त का न हुआ है। चौथा जो नियम है वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि दिक प्लस गज यानी दिग्गज, अप प्लस ज यानी अब्ज, सत प्लस आनंद यानी सदानंद, षट प्लस आनंद यानी षडानंद। यहाँ क, च, प, ट, त के बाद अनुनासिक वर्ण को छोड़ कोई अन्य स्वर या घोष व्यंजन आए
तो वहाँ इनके स्थान पर उसके वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं कि क का ग, फिर ट का ड और त का द और प का ब हुआ है। पांचवा नियम हम देखें तो यहाँ पर आ प्लस छादन यानी कि आच्छादन, परि प्लस छेद यानी कि परिच्छेद। तो इस उदाहरणों में हम देखते हैं कि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले च और छ मिलकर छ हो जाता है। जैसे कि प्रथम उदाहरण में छ के पहले आ तथा दूसरे उदाहरण में ई स्वर आया है, इसलिए छाका च और छ मिलकर छा तथा छे का च और छ मिलकर छे हुआ है। आगे का नियम देखें। सत प्लस चरित्र यानी कि सच्चरित्र, उत प्लस लेख यानी कि उल्लेख, सत प्लस जन यानी कि सज्जन, विपत प्लस जाल यानी कि विपज्जाल। तो इसका नियम देखें तो त या द के बाद च वर्ग का वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। जैसे कि इन उदाहरणों में त के बाद च, ज और ल वर्ण आए हैं, इसीलिए त क्रमशः च, ज और ल में बदल गया। अब हम आगे का जो सातवां जो नियम है उसे देखने का प्रयत्न करेंगे। उसके जो संधि के जो शब्द हैं वो देखेंगे। पहले परि प्लस मान यानी कि परिमाण, बर प्लस अन यानी कि वरण, राम प्लस अयन यानी कि रामायण, नारा प्लस अयन यानी कि नारायण। तो यहाँ पर इसका जो नियम है कि रु, र अथवा श के बाद तुरंत न आए या उनके बीच में स्वर क वर्ग या य वर्ग का वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह हो तब भी न का अण हो जाता है। जैसे कि बर प्लस अन में र के बाद अस्वर आया है, इसीलिए न का अण होकर वर्ण बना। उसी तरह परिमाण में र के बाद न आया है, इसीलिए नियम अनुसार न का अण हुआ है। आगे का नियम देखें। नि प्लस सेद यानी कि निषेध, वि प्लस सम यानी कि विषम, सु प्लस सुप्त यानी कि सुषुप्त। इसका नियम देखें तो यदि अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स आए तो स के बदले षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर नि प्लस सेध में ई स्वर के बाद से आया है, इसीलिए स का श हुआ है। और अन्य उदाहरणों में भी यही नियम लागू है। अगला नियम है जैसे कि सम प्लस लाप यानी कि समलाप, सम प्लस योग यानी संयोग, सम प्लस सार यानी कि संसार। तो इसका नियम हम देखें तो म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन हो तो म के बदले अनुस्वर का प्रयोग होता है। जैसे कि य, र, ल, व ये जो है वो अंतस्थ व्यंजन तथा स ऊष्म व्यंजन है, इसीलिए संधि में म अनुस्वार में बदल गया है। 10वां देखें। सम प्लस पूर्ण यानी कि संपूर्ण,
सम प्लस हार यानी कि संहार, अलम प्लस कार यानी कि अलंकार। तो इसका नियम जो है कि म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार अथवा उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अलम प्लस कार में म के बाद क व्यंजन आया है, इसलिए म अनुस्वार में बदल गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ व्यंजन संधि के नियमों को देखने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस पार्ट में संधि और उसके जो प्रकार है उसको पढ़ने का प्रयत्न किया और संधि के कुछ जो नियम थे उन नियमों को भी हमने समझने का प्रयत्न किया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे फिर से एक गुजारिश है कि अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना और मेरे इस वीडियो को आपके और भी दोस्तों में शेयर करने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।